सियासत की मौजूदा सूरत हाल में मुज़ाकरात का आगाज खुश आइंद है, मगर मुज़ाकरात की कामयाबी पर अब भी कई सवालात खड़े हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशगी मुतालबात से पीछे हटना एक बड़ा कदम है। क्या हुकूमत भी इस अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेगी? कोई फैसला लेने की पोजीशन में है? हुकूमत तहरीक इंसाफ को क्या ऑफर कर सकती है? क्या इदारों की शर्त आज भी 9 मई पर माफी मांगने तक महदूद है? क्या 9 मई पर धूल डालकर आगे बढ़ा जा सकता है? बात करते हैं। हमारे साथ वफाकी वजीर इत्तलात अता तार साहब मौजूद हैं। अता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पीटीआई ने खुद राब्ता किया है, अपने हार्डलाइन मुतालबात में भी लचक दिखा रही है। हैरान कुन तौर पर आज धीमा लहजा भी इख्तियार किया ऐवान के अंदर। कार्रवाई में खलल डालने की भी कोई कोशिश नहीं की गई, जबकि मामूली मामलात पर माजी में हमने देखा है कि काफी जोरदार एहतजाज और रुकावटें खड़ी की जाती हैं। क्या आप लोग अपने एंड से इनको एंगेज करने के लिए संजीदा हैं? देखिए, संजीदगी तो उनकी तरफ से होनी चाहिए। इनका पास कॉन्डक्ट ये रहा है कि जब 26वीं आईनी तरमीम पे बात हो रही थी और थ्रू मौलाना फजल रहमान हो रही थी, तो ये 90% शिकों के ऊपर अग्रीड थे और इनके कहने पे कुछ शिक्कें निकाली भी गई, कुछ अमेंडमेंट्स को बेहतर किया गया, उनकी ट्वीकिंग की गई। तो उसके बाद ये जब जेल गए और बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की और उन्होंने इनको डांट डपट की कि ये तुम क्या उठा लाए हो, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि पूरा मामला खटाई में पड़ गया और ये अपनी बात से मुकर गए। अब मुझे समझ नहीं आती कि इनकी क्रेडिबिलिटी है क्या, यकीन किया जाए ना किया जाए। और जिस बात का आगाज़ इस कंडीशन पे हो रहा है कि 9 मई की धूल अब बैठ जानी चाहिए। भाई, क्यों बैठ जानी चाहिए? 9 मई इस मुल्क के बड़े सानहों में से एक सानहा है। आपके तमाम रहनुमा, उनकी ऑडियो, वीडियो, जियो टैगिंग, लोकेशन, हर चीज़ सामने है। आपके मुसल्लह जत्थों के अटैक सामने हैं और मुल्क के दिफा को कमज़ोर करने की साजिश सामने है। तो भाई, उसकी धूल क्यों बैठ जानी चाहिए? और वो कैसे एक काबिल माफ़ी जुर्म बन गया? क्या अमेरिका में कैपिटल हिल वाले जो अटैक करने वाले लोग थे उनको माफ़ कर दिया गया था? क्या लंदन राइट्स वालों को माफ़ कर दिया गया था? क्या महज़ब माशरों में जब इस तरह के जत्थे, पुरतशद्दद जत्थे हमलावर होते हैं तो उनको माफ़ी दे दी जाती है? तो ये मैं समझने से कासिर हूँ कि एक तो इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इनकी बात पे यकीन कौन करे, ये संजीदा हैं नहीं हैं। साथ सिविल डिसोबीडियंस की कॉल है 15 तारीख से, उसके साथ ये 9 मई और 26 नवंबर के लोग हैं जो मतलूब हैं, जिन पे केसेस चल रहे हैं। तो क्या ये एनआरओ की अपील है, डील की अपील है या ढील की अपील है? ये पता लगे ना कि इसके पीछे मकसद क्या है। टीओआर क्या है? कमेटी तो बना दी, मगर कमेटी जब बनती है तो उसका मैंडेट सामने आता है। कमेटी का अभी तक मैंडेट कोई सामने नहीं आया। मगर सर, अब ये तार साहब पार्लियामान का इंतखाब कर रहे हैं मामलात हल करने की, ना कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं। दिस इज अ बिग स्टेप फॉरवर्ड। गो के कल इमरान खान साहब ने जो 190 मिलियन पाउंड केस में अपना जवाब दाखिल कराया, उसमें वो दावा कर रहे हैं कि उनकी सियासी जमात सियासी हरीफों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई थी और हमारी जमात ने उनके दौरे हुकूमत का, आपके यानी कि खात्मा कर दिया था। लंदन प्लान का भी वो जिक्र कर रहे हैं, उसके अंदर वो सियासी जमात को कुचलने के लिए 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे रहे हैं इस जवाब के अंदर, जिसके अंदर पार्टी अरकान को मजबूर करना, धमकी देना, अगवा करना, इंसानी तशद्दुद या चादर चार दीवारी की पामाली, इन सब खवातीन कारकुनों को घरों से उठाकर जेलों में डाला, इन सब चीज़ों का वो तस्करा करते हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर खान ने बहरहाल आज मुतनब्बे किया है कि जवाब देने की हिम्मत रखिए। साथ ही उमर अयूब का भी इस मामले पर अदालती तहकीकात का मुतालबा है, ऐवान के अंदर है। वो कहते हैं कि शूट टू ऑर्डर्स के ऑर्डर, शूट एट साइट के ऑर्डर शहबाज शरीफ साहब ने दिए, बल्कि वो तो इस हद तक जा रहे हैं कि सिक्योरिटी एहलकारों ने इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए नेटो की तरफ से जो फराम किया गया असलहा था वो इस्तेमाल किया। देखिए, पहली बात तो ये कि जो केपी से अफगान शहरी, इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स आए थे, जो आंसू गैस, टन गन, गुलेलें और क्लैशन कोव्स और बंटे और ये मुख्तलिफ किस्म के हथियार लेके आए थे, उनकी वीडियोस मैंने दिखाई पूरे मीडिया पे। ये कौन लोग थे और ये डी चौक की तरफ क्यों जा रहे थे जब पता था कि बेलारूस के प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद हैं? जो 4 रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए, एक पुलिस वाला शहीद हुआ, 200 से ऊपर पुलिस वाले जख्मी हुए, सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल किया गया और आंसू गैस, इनके पास मॉडर्न आंसू गैस थी जिसकी दोनों तरफ से जो है वो अटैक करने की जिसमें सलाहियत होती है। तो ये इसका मकसद क्या था? और इसके जो मुजरिमान हैं, क्या उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा? और दूसरी बात ये कि अभी तक जो ये शूट टू किल की बात है, कोई एविडेंस लाए हैं, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाए हों, कोई वीडियो लाए हों जिसमें स्ट्रेट फायरिंग दिखाई जा रही हो, कोई ऐसा एविडेंस इररिफ्यूटेबल लाए हों जिसके अंदर इनकी बात सच साबित होती हो? देखिए, इनकी आदत है 9 मई करो, 26 नवंबर करो,
तशद्दद करो, रियासत पे हमले करो, संजानी का मकाम हमने ऑफर किया, नहीं लिया गया। तो सब बेहतर नहीं तो है कि ये 9 में और गैर 26 संजीदा नवंबर है। उनका बयान वर्सेस आपका बयान, उनकी हकीकत वर्सेस आपकी हकीकत, दोनों की तहकीकात ही की तो डिमांड कर रहे हैं, जुडिशियल इंक्वायरी और कमीशन का की बात कर रहे हैं, तो उससे इख्तलाफ क्या है आप लोगों को? उससे इख्तलाफ कोई नहीं है। 9 मई के जो मुल्जिमान हैं वो आइडेंटिफाइड हैं। यास्मीन राशिद साहिबा मुझे तो नहीं कह रही थी कि कोर कमांडर हाउसटिल अपने कारकुनान को कह रही थी। शरियार अफरीदी जो जीएचक्यू की कॉल दे रहे थे हमारी पार्टी के तो नहीं थे। जो लोग, जो इनका भांजा हसान न्याजी वर्दी लेके खड़ा था कोर कमांडर हाउस के बाहर, या इनकी तीनों बहनें वहां मौजूद थी, वो हमारी पार्टी के कहने पे तो नहीं गई थी। या इनके दीगर लोग जिनकी ऑडियो वीडियो एविडेंस सामने है, जो पहचाने जा सकते हैं, इसमें तहकीकात किस बात की, केसेस चल रहे हैं, ये प्रोसिक्यूशन से भागने का एक तरीका है, ये केसेस विड्रॉ करवाने का एक तरीका है। और 26 नवंबर एक इलीगल एक्टिविटी, आपको कहा गया संजानी चले जाएं, इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी। और सबसे बड़ी बात यह कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इसको इलीगल कहा। आपको कहा गया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इजाजत नहीं दी है, उसके बावजूद इन्होंने तशद्दुद जत्थे लेके लश्कर कशी की, तो फिर ये इलीगल एक्टिविटीज को कंडोन कर दें इस गार्ब में कि जिसकी तहकीकात करा ली जाए। तहकीकात हो रही हैं। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस केस की आज भी समाअत हुई, जिसमें पीटीआई के मजीद 8 कारकुनान को बरी कर दिया गया है, जबकि हसान न्याजी की बहन समेत जो दीगर मुल्जिमान हैं उनकी तफ्तीश के लिए मजीद वक्त मांग लिया गया है। सो टू से 8 खवातीन आज बरी हुई हैं। जितने भी 9 मई के केसेस समाअत हो रही है, सर कोई मेजर कन्विक्शन सामने नहीं आ रही है एज वी स्पीक। तो आपने देखा है कि फैज हमीद की जी मैम, देखिए गुजरांवाला के अंदर कन्विक्शंस हुई हैं और वो तकरीबन कोई 5 से 7 लोगों की कन्विक्शन सामने आ चुकी हैं। मगर देखिए रोना इसी बात का है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीच में इसका नोटिस लिया, 9 मई की तहकीकात को स्टॉल किया, स्टे ऑर्डर दिया, केसेस को रुकवाया। अब जब सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे ट्रायल कोर्ट की ट्रायल प्रोसेस को रोका जाएगा, तो मुझे बताइए ट्रायल आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये जो इररिफ्यूटेबल एविडेंस की हम बात करते हैं, इसका तो ट्रायल होके ये केसेस अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचने चाहिए। कभी एक रखना, कभी दूसरा रखना, कभी ये एक बहाना, कभी दूसरा बहाना, कभी प्रोसिक्यूशन से भाग जाना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कौन लोग थे। और जब मैं इलीगल एक्टिविटी कहता हूं, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। आपने कभी देखा कि हुकूमती किसी नुमाइंदे ने प्रोसिक्यूशन में इंटरफियर किया हो, या प्रोसिक्यूशन में जाके उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई हो? क्या जनरल फैज के दौर की तरह, या शहजाद अकबर साहब यहाँ पे एक होते थे, अक्सर आपके शो पे मैं और वो इकट्ठे आते थे, तो ये वो लोग जो किरदार अदा करते थे, क्या कोई हुकूमती वजीर इस वक्त अकाउंटेबिलिटी का आपने देखा कि किसी को टास्क मिला हो, या कोई इंटरफेरेंस नजर आई हो? प्रोसिक्यूशन की टीम अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, और उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है। अगर एविडेंस नहीं होगा तो लोग बिल्कुल बरी भी होंगे। मगर जिन लोगों के खिलाफ इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, वो जब इस प्रोसेस को डिले करते हैं और इस ताखीर से फायदा उठाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और इन केसेस को जल्दी मंतक के इंजाम तक पहुंचना चाहिए। सर चार्जशीट में अलग से इन्वेस्टिगेशन का जिक्र है 9 मई के हवाले से जनरल फैज हमीद के। 1.5 साल बाद का अरसा गुजर चुका है, इमरान खान पे अलग फर्द जुर्म हो चुकी है जीएचक्यू हमला केस की। क्या एविडेंस अभी भी मुकम्मल तौर पे मौजूद नहीं है? कल की प्रेस रिलीज जरा मुबहम दिखाई दी। 9 मई का जिक्र हुआ, डिटेल्स नहीं हुई, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात हुई, मगर उसकी भी कौन सी शिक के तहत कार्रवाई हो रही है, कोई डिटेल्स सामने नहीं आई। देखिए, जब फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है, FGCM की जब कार्रवाई शुरू होती है, तो उसकी अपने मुहर्रिकात हैं, उसका अपना प्रोसेस है। जनरल फैज हमीद गिरफ्तार होते हैं 12 अगस्त इस साल। 4 माह लिए गए एविडेंस कलेक्ट करने में, इन्वेस्टिगेशन को आगे चलाने में, विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने में। फौज के इदारे का जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट है, बड़ा इफेक्टिव है। उसके तहत 4 माह के अंदर मुकम्मल मौके फराहम किए गए होंगे उनको कि वो अपनी सफाई पेश कर सकें। और उसके साथ साथ एविडेंस गैदरिंग, विटनेसेस की जो एक गवाही है, उसकी रोशनी में भी फर्द जुर्म आयद की गई है। 9 मई के लिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 9 मई में जो मीटिंग हुई, जिसमें शफकत महमूद साहब, अगर आपको याद हो, और पंजाब के रहनुमा शमशाम बुखारी साहब, इन 2 लोगों ने इख्तलाफ किया उस मीटिंग में कि अगर गिरफ्तारी होती है तो हमें स्टेट इंस्टीट्यूशन पे हमला नहीं करना। किसी और मुल्क में, मैंने कैपिटल हिल की एग्जाम्पल दी, मैंने 10 डाउनिंग की एग्जांपल दी, लंदन राइट्स की बात की। किसी और मुल्क में ये हुआ होता तो शायद 3-4 माह में ट्रायल कंक्लूड हो गया होता। मगर इनके जो ये ताखीरी हरबे हैं और हथकंडे हैं, और जो कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की एक आदत है कि सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन कर दो, स्टे ऑर्डर ले लो, यही वजह है कि इनका फॉरेन फंडिंग का केस 6 साल चला।
यही वजह है कि 190 मिलियन पाउंड के केस में अभी तक जो है वो तारीखें नहीं जा रही हैं। क्या बंद लफाफा नहीं आया था? क्या उसकी मंजूरी काबीना ने नहीं दी थी? क्या काबीना के दीगर अराकीन ने वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं किया तारिक था? साहब, क्या ये मामलात तमाम बातें इमरान अवाम खान के के सामने हैं। मिलिट्री कोर्ट ट्रायल की तरफ बढ़ते दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए, ये तो डिसाइड होना है मेरिट के ऊपर। ये ना मेरी ख्वाहिश पे होगा, ना किसी और की ख्वाहिश पे होगा। केस जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा और उस केस के अंदर अगर ये समझा गया तो फिर ये होगा, अगर नहीं समझा गया तो ये नहीं होगा। बट दिस डिपेंड्स कि फर्द जुर्म आयद होने के बाद जब मामलात आगे बढ़ते हैं और ये ट्रायल अपनी फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचता है तो उसमें किसके कितने रोल का तयन होता है और उस रोल के तयन में कौन सी लॉ की कौन सी शिक अट्रैक्ट होती है, उसके मुताबिक ये फैसला होना है और ये कानून के मुताबिक फैसला होना है। और ये कंसर्न जज साहिबान ने और जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कर रहे हैं उन्होंने फैसला करना है। तो मैं समझता हूं कि ये कानून की मंशा और ट्रायल की प्रोसीडिंग्स पे डिपेंड करेगा। मगर फैज साहब के साथ जो एक गठजोड़ था और एक फस्तैयत थी उस जमाने में, वो अब खुल के सामने आ गई है कि ऑफिस का नाजायज इस्तेमाल करना, अपनी अथॉरिटी को अब्यूज और मिसयूज करना, सियासी जो एक माहौल है उसको ख़राब करना, सियासत में इंटरफेरेंस करना, और उसके बाद जिस तरीके से सारे मामले को लेकर चला गया, अब तो कोई शक नहीं है कि ये हैंड इन ग्लव था सारा मामला। और बानी चेयरमैन पीटीआई और जनरल फैज मिल के मुल्क की सियासत को भी ख़राब कर रहे थे, इकॉनमी को भी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ वज़ीर इत्तलात मौजूद थे।